इन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए दोस्तों, आज की क्लास प्रैक्टिस सेट नंबर 8 एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस 2024 और 2025 परीक्षा के लिए जो हम लोग जीके और जीएस के 20 प्रश्नों पे जो डेली चर्चा करते हैं, आज फिर हम 20 प्रश्न लेकर आए हैं। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। मोटिवेशनल थॉट है, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। आइए आज का मेरा पहला प्रश्न है, कह रहा है भारतीय नोट पर कुल कितनी भाषाएं अंकित हैं। जो भारतीय नोट है हमारा, उस पर कुल कितनी भाषाएं अंकित हैं। ऑप्शन है, ए है 17, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 21 और ऑप्शन डी है 13। तो दोस्तों, जो हमारी भारतीय नोट हैं उस पर कुल 17 भाषाएं अंकित हैं। कुल कितनी भाषाएं अंकित हैं? तो 17 भाषाएं अंकित हैं भारतीय नोट पर। आरबीआई के मुताबिक भारतीय करेंसी पर लगभग 17 भाषाएं लिखी होती हैं। मौजूदा करेंसी नोटों 10, 20, 50, 100, 200, 500 के पिछले हिस्से पर गौर करें तो आपको बीच में 15 भाषाएं छपी दिखेंगी, क्योंकि इन 15 भाषाओं में हिंदी और अंग्रेजी शामिल नहीं हैं। ये दोनों भाषाएं बड़े अक्षरों में नोट के आगे पीछे छपी होती हैं। इस तरह भारतीय नोटों पर कुल 17 भाषाओं में उसकी वैल्यू प्रिंटेड होती है। नोट पर हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषाएं सम्मिलित होती हैं। मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। जो वॉशिंग मशीन हमारी होती है कपड़ा धुलने वाली, वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन ए है प्रसार, ऑप्शन बी है अपकेंद्रण, ऑप्शन सी है अभिकेंद्रीय और ऑप्शन डी है विसरण। तो जो हमारी वॉशिंग मशीन है वह अपकेंद्रण पर कार्य करती है, अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारे प्रश्न नंबर 2 का आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, वर्तमान भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन हैं। वर्तमान भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन हैं। ऑप्शन ए है जय शाह, ऑप्शन बी है अजीत आगरकर, ऑप्शन सी है गौतम गंभीर और ऑप्शन डी है राहुल द्रविड़। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 3 का जो बिल्कुल सही उत्तर है वो हो जाएगा गौतम गंभीर, ऑप्शन नंबर सी। गौतम गंभीर जो हैं वह वर्तमान भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं। वर्तमान भारतीय टीम के कोच पूर्व कप्तान गौतम गंभीर हैं। अजीत आगरकर मुख्य चयनकर्ता हैं एवं जय शाह को हाल ही में आईसीसी का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। जय शाह को आईसीसी का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के कोच रहे हैं। जुलाई 2024 में इनका कार्यकाल पूरा हुआ। राहुल द्रविड़ वर्तमान में आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के कोच बने हैं। गौतम गंभीर ने बांग्लादेश के खिलाफ 2003 में अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया। उन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वे एकमात्र भारतीय थे जिन्होंने लगातार 5 टेस्ट मैचों में शतक बनाए हैं। एकमात्र भारतीय थे जिन्होंने लगातार 5 टेस्ट मैचों में शतक बनाया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। जो हमारा विरूपाक्ष मंदिर है वह कहाँ अवस्थित है। भद्राचलम, चिदंबरम, हम्पी और इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है वह हम्पी में स्थित है। प्रश्न नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय का उदाहरण है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय का उदाहरण है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय मानवाधिकार,
भारतीय खाद्य निगम, भारत का विधि आयोग और भारत का निर्वाचन आयोग। तो इसका जो हमारा प्रश्न नंबर 5 का जो उत्तर है वह होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय का उदाहरण है। भारत का निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक संवैधानिक संस्था है। यह भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करने के लिए जिम्मेदार है। ये जो भारत का निर्वाचन आयोग है वह लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनावों का संचालन करने के लिए जिम्मेदार है। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र रूप से सरकार से स्वतंत्र रूप से काम करता है ताकि मुक्त और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके। भारत का निर्वाचन आयोग के बारे में, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1950 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो हैं राजीव कुमार। इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, कह रहा जुलाई 2023 में आदव अर्जुन को फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। आदव अर्जुन को किसके फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन है बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बेसबॉल तो बास्केटबॉल। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बास्केटबॉल। जुलाई 2023 में आदव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। आदव अर्जुन को जुलाई 2023 में भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ BFI भारत में बास्केटबॉल की शासी संस्था है। BFI पूरे भारत में सभी स्तरों पर बास्केटबॉल के प्रचार और विकास के लिए जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? BFI। BFI विभिन्न आयु वर्गों में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित करता है। इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष जो हैं कौन है? आदव अर्जुन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 है हमारा, कह रहा है भारतीय संसद में शामिल हैं। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल हैं? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति और 2 सदन, केवल 2 सदन, केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो प्रश्न नंबर 7 का जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति और 2 सदन जो हैं वो संसद में शामिल हैं। भारतीय संसद एक द्विसदनीय विधायिका है जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। कौन कौन शामिल है दोस्तों? राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा। जो संसद के 2 सदन हैं वो कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। भारत के राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। जो भारत का राष्ट्रपति हो संसद का एक अभिन्न अंग है, भले ही वह किसी भी सदन के सदस्य ना हो। लोकसभा संसद का निचला सदन है जिसे लोगों का सदन भी कहा जाता है। लोकसभा जो है वह संसद का निचला सदन है और इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है जिसे राज्यों का परिषद भी कहा जाता है और यह स्थायी सदन होता है। जो राज्यसभा है वह स्थायी सदन होता है। आइए अगला प्रश्न नंबर 8 है, भारत के किस राज्य में त्रिशूर पूरम नामक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव मनाया जाता है जो अपने विस्तृत जुलूसों और आतिशबाजियों के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? प्रश्न कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, कह रहा भारत के किस राज्य में त्रिशूर पूरम नामक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव मनाया जाता है जो अपने विस्तृत जुलूसों और आतिशबाजी के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इसका जो हमारा प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। त्रिशूर पूरम अपने भव्य जुलूसों के लिए जाना जाता है जिसमें शानदार
ढंग से सजाए गए हाथी शामिल होते हैं। यह त्यौहार अपने शानदार आतिशबाजी प्रदर्शनों के लिए प्रसिद्ध है जो हजारों दर्शकों को आकर्षित करता है। यह त्रिशूर में वडक्कुन्नाथन मंदिर में होता है जो भगवान शिव को समर्पित है। केरल केरल के बारे में देख लीजिए। दक्षिण भारत में एक राज्य जो अपनी अनूठी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? केरल अनूठी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। यह अपने बैक वाटर, समुद्र तटों और पहाड़ी स्टेशनों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी राजधानी जो है वह तिरुवनंतपुरम। आधिकारिक भाषा मलयालम है। केरल की आधिकारिक भाषा क्या है? वह है मलयालम। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, नई दिल्ली में बने उस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी नई दिल्ली में बने उस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी के नाम बताएं जिसके नाम पर एक स्टेडियम बना है। किसके नाम पर बना है? दिल्ली में बना एक स्टेडियम है, उस खिलाड़ी का नाम बताएं। ऑप्शन ए है धनराज पिल्ले, ऑप्शन बी है सरदार सिंह, ऑप्शन सी है मेजर ध्यानचंद और ऑप्शन डी है बलबीर सिंह। तो इस दिल्ली में जो स्टेडियम बना है उस किसके नाम पर बना है? किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर? तो ऑप्शन नंबर सी मेजर ध्यानचंद के नाम पर बना है स्टेडियम। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली भारत में स्थित है और इसका नाम महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। मेजर ध्यानचंद को अब तक के सबसे महान फील्ड हॉकी खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। वह अपने असाधारण गोल स्कोरिंग कारनामों के लिए जाने जाते थे और अपने शानदार बॉल कंट्रोल के लिए उन्हें द विजार्ड उपनाम दिया गया। ध्यानचंद ने 1928, 1932, 1936 में फील्ड हॉकी में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। कितने पदक जीते थे? 3 स्वर्ण पदक जीते थे ओलंपिक में। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1979 को हो गई थी। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि 29 अगस्त इनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में कौन सा दिवस मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी जल्दी लिख दीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम है? 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है असम। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा गुजरात। गुजरात का जो है वह लिंगानुपात संयुक्त लिंगानुपात से कम था 2011 में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है खाने में नमक का रासायनिक नाम क्या है? जो खाने वाला नमक है उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइपोसल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वह हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड है वो खाने वाला नमक है और नमक का रासायनिक नाम भी है सोडियम क्लोराइड। प्रश्न नंबर 12 है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस तिथि को सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है? किस तिथि को सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है? ऑप्शन ए 21 जून, 22 सितंबर, 3 जनवरी, 22 दिसंबर। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वह हो जाएगा 3 जनवरी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 3 जनवरी को सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। इसे पारहेलियन या उपसौर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? उपसौर कहा जाता है। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। इसे एपेलियन या अपसौर कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है ऊर्जा का मात्रक निम्न में से किसके समान होता है? इन निम्न में से ऊर्जा का मात्रक निम्न में से किसके समान होता है? शक्ति, त्वरण, कार्य, बल। तो प्रश्न नंबर 13 का हमारा जो है वह उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्य। कार्य और ऊर्जा का मात्रक एक समान होता है जिसका
कार्य और ऊर्जा का मात्रक जो है जूल होता है, जो दोनों का एक समान होता है। अगला उत्तर प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, ओजोन छिद्र सर्वाधिक है। ओजोन छिद्र जो है वह सर्वाधिक है, कहाँ पर है? अफ्रीका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, यूरोप के ऊपर और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र सर्वाधिक है। प्रश्न नंबर 15 है, कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने ये गलत है, खतरनाक कार्य वाले प्रतिष्ठानों में नियुक्त किए जाने को प्रतिबंधित करता है। वह कौन सा अनुच्छेद है जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने या खतरनाक कार्य वाले प्रतिष्ठानों में नियुक्त किए जाने को प्रतिबंधित करता है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वह हो जाएगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो कहता है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। संविधान के अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खान जो होता नहीं दोस्तों, यहाँ पे खुदाई होती है, खान या खतरनाक कार्य वाले प्रतिष्ठानों में नियुक्त किए जाने को प्रतिबंधित करता है, जो है वो हमारा है अनुच्छेद 24। प्रश्न नंबर 16 हमारा कह रहा है पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? जो हमारा पीलिया रोग होता है वह किसके संक्रमण के कारण होता है? ब्रेक, यकृत, प्लीहा, अमाशय। तो हमारा प्रश्न नंबर 16 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। यकृत जो होता है उसके संक्रमण के कारण जो है वो पीलिया रोग होता है, जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं। प्रश्न नंबर 17 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का रूप है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का रूप है? ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है चीनी, ऑप्शन सी है सल्फर और ये सभी। इसमें जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो ग्रेफाइट है वह शुद्ध कार्बन का रूप है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? जो यक्षगान है वह किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो इसका जो हमारा यक्षगान है वह कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? जो हमारी मैकमोहन रेखा थी वह कब निर्धारित की गई थी? ऑप्शन ए है 1910, बी है 1914, सी है 1912 और डी है 1920। तो हमारी जो मैकमोहन रेखा थी वह 1914 ईस्वी में निर्धारित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैकमोहन रेखा 1914 ईस्वी में निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है उसका व्यापारिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है धोने का सोडा, कार्बोनिक सोडा, कास्टिक सोडा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मतलब धोने का सोडा कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट को। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 Na2 इसको दोस्तों हम सही से लिख दे रहे हैं, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, लिख दे रहे हैं हम सही से Na2CO3 10H2O। इसका जो है 10H2O सूत्र हो जाएगा Na2CO3 10H2O, जिसे धावन सोडा या सोडा एस भी कहा जाता है। यह जल की स्थायी कठोरता
को दूर कर उसे मृदु बनाता है। साबुन, बोरेक्स, कांच, कास्टिक सोडा इत्यादि के निर्माण में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति जो हैं उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ब्रह्म समाज जो था वह किसने स्थापित किया था, तो वो था राजा राममोहन राय। और आर्य समाज जो था वह स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था। प्रार्थना समाज जो था वह आत्माराम पांडुरंग द्वारा। दीन-ए इलाही जो था मन सबदारी प्रथा अकबर के द्वारा। दीन-ए इलाही और मन सबदारी प्रथा जो थी वो अकबर के द्वारा चलाई गई थी। भक्ति आंदोलन जो था वह रामानुज के द्वारा। सिख धर्म गुरु नानक, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध, जैन धर्म महावीर स्वामी, इस्लाम धर्म की स्थापना हिजरी संवत हजरत मोहम्मद साहब ने स्टार्ट किया था। और पारसी धर्म के प्रवर्तक जो थे वो जरथुष्ट थे। और शक संवत जो था वो कनिष्क ने। और मौर्य वंश का संस्थापक जो थे वो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारे सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, जिसमें हमारे चैनल पे जो मैथ की क्लास जीडी और एमटीएस के लिए सुबह और शाम में चलाई जाती है वो आपको ज़रूर मिल सके, जिससे आपको परीक्षा में कोई समस्या ना हो। धन्यवाद।